हेलो स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सभी का। आशा होगा कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे, पढ़ाई लिखाई बहुत मन से कर रहे होंगे। और मेरे प्यारे बच्चे, पढ़ाई को कभी कम नहीं करना है, क्योंकि जीवन में ये एक बार ही पढ़ना होता है भाई। बार बार कौन चाहता है कि हम आए और दोबारा हम एग्ज़ाम दें, दोबारा पढ़ाई करें। इसलिए जो बच्चे क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए बोल रहे हैं, और जो बच्चे एनएमएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, नेशनल मीन्स मेरिट कम स्कॉलरशिप के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इन दोनों बच्चों के लिए बेहद खास यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है जो आपदा प्रबंधन से लिया गया, डिजास्टर मैनेजमेंट से यहाँ पे क्वेश्चंस लिया गया है। और इस क्वेश्चन पे आप लोग को बहुत अच्छा से वर्किंग करना है, पकड़ बनानी है। यहाँ से आपके एग्जाम में एक आध दो क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो 10 के बच्चों के लिए काफ़ी बेहद ज़रूरी है और एनएमएस वाले बच्चों के लिए भी बहुत बेहद ज़रूरी है। तो बढ़िया से आप इस पूरे ऑब्जेक्टिव को कर लीजिएगा। जैसे आपका पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म होगा, आपदा से आप लोग का एक स्पेशल टेस्ट लिया जाएगा। अपनी किताब की पढ़ाई भी बेहतर तरीक़ा से करते रहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। और यहाँ पे एक वीडियो है आपदा वाला, उसमें फर्स्ट लेसन, आपदा का फर्स्ट लेसन और सेकंड लेसन का ऑब्जेक्टिव वीडियो कुछ तैयार है, और आप लोग जाकर देख लीजिएगा। या हम इस लिंक को उस वीडियो के लिंक को हम इसमें डाल देंगे, ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से भी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। अब बात भाई ये है कि अब हम लोग 3, 4, 5 जो हम लोग के पास 6 है, छोटा छोटा जो चैप्टर है वहाँ से जो छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव आते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल इतना में आप लोग का आपदा कंप्लीट हो जाता है। इतना अगर आप याद करके रख लेते हो तो आपदा से आप क्वेश्चन छोड़ के भी नहीं आओगे बाकायदा। प्रश्न आपका ये है, पहले तो इसको हेडिंग देख लो, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, भूकंप और सुनामी। यानी जो क्वेश्चन रहेंगे वो भूकंप और सुनामी से क्वेश्चन रहेंगे। और पहला क्वेश्चन हम लोग के स्क्रीन पे है, किस आपदा का संबंध पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है। इसमें से कौन ऐसा आपदा आता है जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की वजह से आता है। तो बताइए, बाढ़ या रासायनिक आपदा या सुनामी या इनमें से सभी। ये बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। और ये अब आपके पास ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जवाब बताना है कि सही क्या होगा। तो अगर ये क्वेश्चन करा ना कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित कौन है, तो देखो भाई, बाढ़ जो होता है, ठीक है, बाढ़ तो ऊपर आता है, काफ़ी ज़्यादा बारिश आ जाएगी तो बाढ़ आ जाएगा, ठीक है, ये प्रॉब्लम समस्याएं होती है, सही बात है। रासायनिक आपदा का होना, केमिकल चीज़ें का होना, ये केवल पृथ्वी की आंतरिक मामला नहीं है, पृथ्वी के बाह्य मामला है, ठीक है, जहाँ पे ये घटनाएं घटती है, यानी पृथ्वी की। लेकिन अगर स्पेशल अगर हम लोग सुनामी की अगर बात कर रहे हैं, सुनामी की अगर हम लोग बात करते हैं, तो सुनामी जो है ये समुद्र में आता है, और जब वो समुद्र में अंदर हलचल होता है तब जाकर सुनामी आता है। तो कहीं ना कहीं समुद्र के अंदर हलचल होना मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कुछ गड़बड़ी का होना, आपका ये क्या होता है, सुनामी होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका सुनामी हो जाएगा। किस आपदा का संबंध पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है, तो सुनामी से है। अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, और प्रश्न आपका सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है, गुजरात के कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय जोन में है। आपको पता है कि कुछ अपने भारत देश या पूरे विश्व को भूकंप जोन में बांटा गया है, और जो भूकंप जोन, जो 5 आपके भूकंप जोन जो है, इस भूकंप जोन में आपको बताना है कि जो गुजरात का जो कच्छ है ना, जो हम लोग भारत का मैप बनाते हैं, तो ये इधर वाला एरिया जो गुजरात होता है, इधर जो कच्छ है ना, भूज और जो कच्छ है एरिया, इसमें से कच्छ बताना है कि वो किस भूकंपीय जोन के अंतर्गत आता है। आपके पास ऑप्शन नंबर दिखा देते हैं। ऑप्शन ए है जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। आपको बताना है कि ये जो 2 नंबर प्रश्न है आपका किस जोन में आता है, और इसका सही जवाब बताना है क्या होगा। तो गुजरात का जो कच्छ प्रदेश है ना, गुजरात का जो कच्छ प्रदेश है वो आपका जोन नंबर 5 में आता है, ठीक है। गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय जोन में आता है, जोन नंबर 5 में आता है। क्लियर हो गया सारे बच्चों को, कोई डाउट तो नहीं है। अगला प्रश्न है, भुज किस राज्य में है, राजस्थान में है कि गुजरात में है कि मध्य प्रदेश में है या कर्नाटक में है। तो अभी जो बच्चा अगर 2 नंबर क्वेश्चन पर मेरे ध्यान दिया होगा वो क्वेश्चन का जवाब फटाक फटाक बता देगा कि भुज किस राज्य में है, राजस्थान में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है
या कर्नाटका में है? ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग बताइए। हम कमेंट्स का आप लोग का इंतज़ार कर रहे हैं, देख रहे हैं कौन कौन से बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं। बाकी जितने बच्चे सब जुड़े हुए हैं, जुड़ रहे हैं, जो सरकारी विद्यालय से बच्चे जुड़ रहे हैं, राजकीय कचहरी विद्यालय से जो जुड़ रहे हैं बच्चे, और सब अदर जो बच्चे जुड़ रहे हैं, जो कोचिंग से बच्चे जुड़ रहे हैं, और जो 10 क्लास के जो बच्चे हैं स्पेशल, वो सारे बच्चे अपना नाम कमेंट्स में करेंगे, क्योंकि फिर से आपको वीडियोज़ में हम बताएंगे कि हाँ आप लोगों ने ये बच्चे जुड़े हुए थे। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि भुज किस राज्य में है। तो अभी आप लोग को जस्ट हम बतेबे किए कि कक्ष भुज जो है आपका गुजरात में है। इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। क्लियर हो गया। प्रश्न संख्या 4 है, गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था? गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था? 1998, 2001, 2002, 2005। यानी प्रश्न संख्या 4 है और इसका जवाब बताना है कि कब आया था गुजरात में भयंकर भूकंप। ठीक है, आप अगर इसको बताते हैं तो आपका तैयारी जो माना जाएगा वो काफ़ी बेहतरीन तैयारी माना जाएगा। और इसका सही जवाब बताना है क्या होने वाला है। तो गुजरात में भयंकर भूकंप जो आया था वो आया था आपका 2000 कितना में बताइए 2001 में। क्लियर हो गया। गुजरात में भयंकर भूकंप जो आया था वो आया था 2001 में। ठीक है, क्लियर। प्रश्न संख्या 5 नंबर आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन कर रहा है, रिएक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है? ये क्वेश्चन आप समझ नहीं पा रहे, हम समझा देते हैं। अगर मान लो कि 2 रिएक्टर का भूकंप आया, फिर 3 रिएक्टर का आया, 4 रिएक्टर का आया, तो जैसे जैसे रिएक्टर का एक डेटा बढ़ता है, जैसे 2 से 3 एक बढ़ा है ना, 3 से 4 एक बढ़ा, तो भाई एक बढ़ा तो जो पृथ्वी पर नुकसान होगा, जो पृथ्वी का पर जो भूकंप का जो प्रकोप दिखेगा उसका रफ्तार क्या होगा, उसका रफ्तार क्या होगा ये बताना है। ये सोचिएगा तो आप जवाब दे पाइएगा। तो जब दोनों में एक का अगर अंतर होता है ना बाबू, एक रिएक्टर का भी अगर अंतर होता है, तो उसमें जो भूकंप जो का रफ्तार जो होता है वो 5 गुना वृद्धि हो जाता है। भूकंप की जो गहनता होती है ना वो 5 गुना वृद्धि हो जाती है। तो आप ज़रा इस बात को सोच के बताइए, एक रिएक्टर अगर भूकंप अगर बढ़ा, एक रिएक्टर अगर आपका भूकंप का अगर वैल्यू बढ़ जाता है तो आपको 5 गुना नुकसान पृथ्वी के ऊपर दिखेगा। ठीक है, इसलिए सोच समझ के भैया, ज़्यादा रिएक्टर का भूकंप कह सकता नहीं है। सुनामी का संबंध किससे है भाई? स्थल से है कि समुद्र से है कि आसमान से है कि इनमें से कोई नहीं है? ये बताओ, सुनामी आता कहाँ है? क्या स्थल पे आता है, या समुद्र से आता है, या आसमान से आता है, या इनमें से कोई नहीं? आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। भूकंप आता कब? स्थल से, समुद्र से, आसमान से, या इनमें से कोई नहीं? तो भूकंप भाई जहाँ भी आता है वो आता है समुद्र में। इसका सही जवाब हो जाएगा समुंदर। 7 समुंदर गाना याद आ रहा है? 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गए। हाँ, 7 नंबर प्रश्न है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? भूकंप के केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? ये पृथ्वी हो गया, नीचे भूकंप आया, सीधे आ गया इस यहाँ पे, भाई इसको क्या कहते हैं, नाम बताओ। ये BVI प्रश्न है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस बार भी आने की संभावना। भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र, अनुकेंद्र, इनमें से कोई नहीं। बता तो दो भाई क्या होगा। भूकंप के केंद्र ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? सही जवाब क्या होने वाला है सर? सही जवाब हो जाएगा अधिकेंद्र। क्या होता है? अधिकेंद्र इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। भूकंप के पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाला पहले तरंग को क्या कहा जाता है? P तरंग की, S तरंग की, L तरंग की, T तरंग। मतलब जब भूकंप आता है भैया तो यहाँ से कितने अलग अलग तरंग के भूकंप उत्पन्न होते हैं, जिसका वेव जो होता है अलग अलग होता है। इसमें से बता रहे कि इसमें से सबसे पहला वेव जो है किसका आता है? सबसे पहला वेव कौन पहुँचता है पृथ्वी की सतह पर? P तरंग की, S तरंग की, L तरंग की, T तरंग। तो याद रख लो, सबसे पहले P फॉर प्रेशस, P फॉर प्रोसेस, यही प्रोसेस करके सबसे पहले पहुँच जाए। क्लियर हो गया। 9 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन भूकंपीय तरंग नहीं? इनमें से कौन भूकंपीय तरंग नहीं है? PLSO। एक बात बताओ रे बाबू, यहाँ पे L दिया है, L दिया है, S दिया है, S दिया है, P दिया है, P दिया है, का नहीं दिया है, का नहीं दिया है, का नहीं दिया, O नहीं दिया है।
मतलब वो होता भी नहीं है एक्चुअल में, ऐसे ही बता रहे थे आपको, वो होता भी नहीं है। तो भूकंपीय तरंग जो है वो नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा वो। क्लियर हो गया। 10 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न ये कह रहा है, आप क्वेश्चंस देख लो। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? पश्चिम एशिया में कि प्रशांत महासागर में कि अटलांटिक महासागर में कि बंगाल की खाड़ी में? और ये प्रश्न भी बहुत मस्त है ना। और क्वेश्चन नंबर 10 है और कह रहा है कि बताओ क्या आंसर होगा। 26 दिसंबर 2004 की बात है और भयंकर सुनामी जो आया था वो आया था आपका 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 बताइए 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 बताइए। सारे बच्चे कमेंट्स करेंगे तभी मज़ा आएगा। कब आया था भाई, बता दो कब आया था। बंगाल की खाड़ी में आया था सबसे भयंकर सुनामी। 26 दिसंबर 2004 की बात है। क्लियर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और ये क्वेश्चन ये कह रहा है, महासागर के तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जानते हैं? अरे भाई क्वेश्चन का जवाब नहीं दोगे तो क्या दोगे यार। भूकंप, चक्रवात, सुनामी, इनमें से कोई नहीं। महासागर के तल पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो उसका नाम है, क्या नाम है अरे भाई? तो उसका नाम है सुनामी। महासागर के तली में अगर कोई चीज़ कंपन करेगा तो वो भैया सुनामी होगा। डरने की ज़रूरत नहीं है, याद करके रखो बढ़िया से। 12 नंबर प्रश्न है, भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है? भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है? भाई तरंग तो अलग अलग था, पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, टी तरंग, लेकिन सबसे विनाशकारी तरंग कौन है? कौन तरंग आएगा तो विनाश कर देगा, मतलब ज़्यादा नुकसान पहुंचा के जाएगा, ये बताना है। तो भाई एगो तरंग है, उसका नाम है एल तरंग। देखो ऐसे बनता है एल। और एल तरंग जो है ना, ये ही सबसे विनाशकारी तरंग में गिना जाता है। एल तरंग को सबसे विनाशकारी तरंग में गिनने का रीज़न यही है। प्रश्न संख्या 13 पे हम लोग आ गए हैं बाबू। और क्वेश्चंस ये कह रहा है कि वर्ष 1934 में किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? बिहार जो था भाई वो 1934 की बात है। आपको बताना है कि किस प्राकृतिक आपदा को सामना करना पड़ा था बिहार को। किस प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा था बिहार को? क्या सुखाड़ का, या बाढ़ का, या भूकंप का, या सुनामी का? प्रश्न संख्या 13 और जवाब बता दो क्या होगा। तो एक्चुअल में बता रहे भाई, बिहार में सन 1934 ईस्वी में बहुत भयंकर भूकंप आया था। क्या आया था रे भैया? भूकंप आया था। ठीक है, तो याद करके रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा भूकंप। कक्ष प्रदेश भूकंपीय जोन पेटी से संबंधित है। अभी आप लोगों ने भुज बताया, अभी आप लोग कक्ष बता दो। जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। 14 नंबर प्रश्न है और बताना है क्या होगा। अरे भैया तो जो बच्चा पास सोच लेगा वो जवाब बता ही देगा, क्योंकि क्वेश्चन तो है मज़ेदार और बताओगे तो आंसर मिल जाएगा। एकदम गारंटी के साथ हम बोल रहे हैं भाई, आंसर सही मिलने वाला है। और सर अगर कक्ष की बात कर रहा है तो अगर भुज जो है जोन नंबर 5 में है तो कक्ष भी तो जोन नंबर 5 में होगा, क्योंकि तो पास में है ना, एक कर खातिर जोन अलग हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जोन 5। महासागर के तल में कंपन को क्या कहते हैं? भूकंप, चक्रवात, सुनामी, भूस्खलन। महासागर के तल में जो कंपन होगा उसको क्या होगा? अरे भाई जानते हो इसका जवाब, सारे बच्चे जानते हैं। महासागर के कंपन में होने वाला भूकंप जो होता है, कंपन जो होता है, वो सुनामी होता है। क्या होता है भाई? सुनामी। 16 नंबर प्रश्न आपके पास है, भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर कौन है? देहरादून, रांची, हैदराबाद, चेन्नई। मतलब क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा भूकंप आने की संभावना कहाँ ज़्यादा रहती है, इसके बारे में बताना है। तो कहाँ रहता है भाई? आप लोग जवाब दो, आप लोग बताओ कि सबसे ज़्यादा भूकंप आने का संवेदनशील नगर कौन है। तो इसका सही जवाब बता दें, तब तक हम वेट करते हैं। हमको लग रहा है कि आप सब फटाक फटाक आंसर को बताएंगे। कमेंट्स करो बच्चे, कमेंट्स करो। सारे लगभग बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। कम से कम वीडियो को लाइक वगैरह कर दो। सारे लोग पहले लाइक ठोको और सब्सक्राइब करो। आज कुछ सब्सक्राइब कर लो जल्दी से जल्दी, फटाक फटाक सब्सक्रिप्शन लो,
है ना। अरे भाई सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरे मन नहीं लगता यार, सब्सक्राइब करते तो बड़ा मज़ा आता है, हमको भी मेहनत करने बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अपने जो भी एनएमएस के बच्चे, जो 8 क्लास के बच्चे, कम से कम उन्हें बोलो कि सर का वीडियो देखो यार, ऑब्जेक्टिव याद करो, बहुत मज़ा आएगा। 10 का जो बच्चे हैं कम से कम वो 10 के दोस्तों के पास भेजे और बोलो कि यार कम से कम ऑब्जेक्टिव देखते रहो। तो भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर कौन है? तो वो है आपका देहरादून। कौन आंसर हो जाएगा भाई? देहरादून आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न अगला है, महासागर के तल में कंपन होने वाला, अरे यार क्वेश्चन बार बार रिपीटेशन कर रहा है। महासागर के तल में कंपन होने वाला सुनामी है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न, रिएक्टर पैमाना का उपयोग किस आपदा में होता है? भाई रिएक्टर पैमाना का यूज आप कहाँ करते हो? एक बार सोच के देखो ना यार, आंसर फटाक देकर बता दो। क्या रिएक्टर पैमाना का इस्तेमाल बाढ़ में करते हो, चक्रवात में करते हो, भूकंप में करते हो, या सूखा में करते हो? कहाँ करते हो भाई बताओ बताओ, अब बता ही दो जवाब, सारे बच्चे बताओ कहाँ करते हो? रिएक्टर पैमाना का उपयोग किस आपदा में करते हो बताओ? बाढ़ में, चक्रवात में, भूकंप में या सूखा में? कमेंट्स फटाफट आइए, कमेंट्स एकदम पूरा कीजिए फटाफट। सर कहाँ करते हैं? सर भूकंप में करते हैं, बिल्कुल बहुत सही जवाब है, भूकंप में किया जाता है भाई, एकदम सही जवाब, एकदम करेक्ट जवाब है भाई। अगला प्रश्न है, पूर्वी बिहार प्रायः किस आपदा से ग्रसित रहता है? अरे भाई मस्त क्वेश्चन। पूर्वी बिहार हमेशा किस आपदा से ग्रसित रहता है? भूकंप से, कि बाढ़ से, कि सूखा से, कि इनमें से कोई नहीं? और ये मस्त प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न। पूर्वी बिहार अगर इसके पास अगर ज़्यादातर संभावना रहता है तो किस आपदा से ग्रसित होने की संभावनाएं रहती है, ये आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा उसको किस आपदा का सामना करना पड़ता है। आप बताइए फटाक फटाक इसका जवाब बताइए। तो पूर्वी बिहार का जब भी अगर बात किया जाए तो एक चीज़ जानकारी के लिए जान लो भाई, पूर्वी बिहार जो होता है वो ज़्यादातर सूखा से ग्रसित रहता है। कभी कभी बाढ़ की समस्या भी उसको सताती है, बाढ़ को भी उसको भाई झेलना पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर ग्रसित रहता है तो वो सूखा से रहता है। और उत्तरी बिहार जो है ना, उत्तरी बिहार, ये उत्तरी बिहार जो होता है बबुआ, ये होता है बाढ़ से ग्रसित। तो उत्तरी बिहार बाढ़ से ग्रसित रहता है, पूर्वी बिहार जो होता है सूखा से ग्रसित रहता है। कभी कभी बाढ़ की समस्या यहाँ पर भी आ जाती है। ठीक है, हम लोग आगे अगले चैप्टर में जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन के में हम लोग आगे हैं, और यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव, छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव को करेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने वाला है। ठीक है, और क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पे ये कह रहा है बाबू कि निम्न में कौन सा प्राथमिक उपचार का उपकरण है? प्राथमिक उपचार का उपकरण किसको मानोगे? प्राइमरी जो ट्रीटमेंट होती है उसकी उपकरण क्या है? कुछ ऑप्शन है, लाइफ जैकेट, या अग्निशामक यंत्र, या रस्सी, या बैंडेज और टेप। आप बताओ, कोई भी अगर आपके साथ कांड हो रहा है तो आप भाई सबसे प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या करोगे? क्या लाइफ जैकेट का सहारा लोगे, रस्सी का सहारा लोगे, अग्निशामक यंत्र लोगे, या बैंडेज और टेप का इस्तेमाल करोगे? आपको बताना है इसका जवाब क्या होगा। प्रश्न संख्या 1 है ना, और प्रश्न संख्या 1 का जवाब बताना है क्या होगा। तो कहोगे सर कि अगर प्राथमिक ट्रीटमेंट की जब भी बात किया जाए तो अग्निशामक यंत्र तुरंत कैसे आएगा? इतना तो पॉसिबल है नहीं। लाइफ जैकेट कैसे हो सकता है भाई? आप ऐसा जैकेट पहन लो कि हाँ आपका जीवन बचा रहे, तो ये प्राइमरी कैसे हो सकता है? रस्सी किसी काम के लिए प्राइमरी कैसे हो सकता है? आपके पास उपलब्ध हो ना हो ये कौन जानता है? कोई कांड अगर होगा तो क्या रस्सी वहाँ होगा, ये जानता है? अगर प्राइमरी चीज़ में कोई ट्रीटमेंट में अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो देखो, बैंडेज का सबसे पहले, कोई भी कहीं घाव फट जाता है, कट जाता है, कहीं एक्सीडेंटल हो गया, कुछ भी हो गया, लोग कुछ नहीं करता है तो यार बैंडेज वगैरह कर देता है फटाफट। टेप का इस्तेमाल लोग करके साट सूट के कुछ ना कुछ काम कर देता है, इसलिए प्राइमरी उपकरण के रूप में बैंडेज और टेप है। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, और अगला प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि मलबे के नीचे दबे हुए जो लोग हैं, मलबा समझ में आता है, जब भूकंप आती है तो भैया जितना जो घर होता है ना नीचे ढह डूब के पूरा ये होता है, इसमें लोग दबे रहते हैं, इसमें लोग दब जाते हैं। अब बताओ कि भाई अंदर अगर कोई दब गया, बिल्डिंग पूरा ढह गया, उसके अंदर कोई जीव जंतु दब गया, कोई आदमी दब गया, अब लोगों को पता लगाने के लिए आप किस यंत्र का मदद लोगे भाई? दूरबीन का मदद लोगे, इंफ्रारेड कैमरा का मदद लोगे, हेलीकॉप्टर का मदद लोगे,
टेलीस्कोप का मतलब दोगे, आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। आप लोग बता दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। आप सही आंसर में कहाँ जाने वाले हो, फटक फटक बता दो भाई। देखते हैं आप कितना जवाब बता रहे हो। तो मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए कभी भी याद रखिएगा इंफ्रारेड कैमरा का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा कैमरा रे बाबू? इंफ्रारेड कैमरा का इस्तेमाल किया जाता है। ये इंफ्रारेड कैमरा भाई क्या है? तो जो टुकड़ा सुकड़ा कुछ भी होता है इसके अंदर अगर कोई आदमी छिपा हुआ है, माने दब गया है, इंफ्रारेड कैमरा का काम क्या है रे भाई? ये पूरा को छेद कर अंदर रखे जाता है, आंतरिक चीज को भी दिखाने का काम करता है, क्योंकि इंफ्रारेड रे होता है इस कैमरा में, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न अगला भाई आपके पास है, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या करना चाहिए? प्राथमिक में क्या करना चाहिए? प्राइमरी ट्रीटमेंट बोल दिया। आग जल गया, आग से किसी व्यक्ति का हाथ जला, देह जला, कुछ भी जला, भाई सबसे पहले क्या करोगे? उस स्थान पे ठंडा पानी डालोगे, गर्म पानी डालोगे, अस्पताल पहुंचाओगे, इनमें से कुछ नहीं। सोचो भाई, ये तो सबसे आसान है, सारे बच्चे कमेंट से जवाब दें। ये तो सबसे आसान प्रश्न है भाई, और सारे बच्चे इसका जवाब, हमारे ख्याल से सारे बच्चों को इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है, इजी है। आप प्राइमरी उपचार क्या करने वाले हो? आप सोच के बताओ, आप प्राइमरी उपचार में क्या करने वाले हो? ठीक है, बताइए। आग से जलने वाली जो स्थिति है, आपको उसमें प्राइमरी उपचार करना होगा। तो सबसे पहले लोग, कोई भी लोग पूछ सकता है कि हाँ भाई, मतलब कि आप क्या करने वाले हो, है कि ना? तो आप गर्म पानी डालो यार, जली हुई चीज़ पे गर्म पानी डालोगे तो और तो जलन होगा ना, तो भी तो होगा नहीं। अस्पताल प्राइमरी ट्रीटमेंट की जब बात कर रहा है तो अस्पताल सेकेंडरी होता है यार, अस्पताल तो बाद में लेके जाओगे। प्राइमरी में क्या करोगे, तुरंत क्या करोगे? तो तुरंत करने की जो चीज़ें होती है वो होता है ठंडा पानी। आप तुरंत क्या कर सकते हो भाई, उसको ठंडा पानी डालोगे और ठंडा पानी से थोड़ा सा उसको रिलैक्स दिया जा सकता है पेशेंट को। ठीक है, अगला प्रश्न आपके पास है कि बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? अगर बताइए कि बस्ती में या मकान में आग लग गई है, आप सोच कर देखो, बस्ती या मकान में आग लग गई, आप बताओ सबसे पहले क्या करने वाले हो? क्या अग्निशामक यंत्र को बुलाओगे, दरवाजे खिड़की को लगाओगे, या आग बुझने का इंतजार करोगे, या इनमें से कोई नहीं? आप इस स्थिति में क्या करने वाले हो? ऑप्शन के अनुसार मारना है। आप तो बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन के अनुसार मारना है। प्रश्न संख्या 4 है और बताना है कि आपको क्या करना है। तो अगर आपकी बस्ती में आग लग गई, ये बात आई, तो आप कितना आग बुझाओगे, है ना? ठीक है, आप अपने अनुसार जितना प्रयास करोगे, लेकिन आप एक प्राइमरी काम जरूर करोगे। और वो आपका जो प्राइमरी काम है, वो प्राइमरी काम क्या हो सकता है, आप एक बार सोच के बताओ। वो प्राइमरी काम, मतलब प्राइमरी नहीं, ये सेकेंडरी ही होता है, लेकिन आप कोशिश करो कि पहले अग्निशामक यंत्र को बुलाओ। क्यों रे भाई? क्योंकि बस्ती में आग लगी है या मकान में आग लगा है, ये थोड़ा सा पानी से बुझने वाला नहीं है। अग्निशामक यंत्र इसका ऑप्शन ही है जो इसको बुझा सकता है। ठीक है, हम लोग यहाँ से 4 क्वेश्चन को कर लिए और आगे हम लोग 5 नंबर में, और आपदा काल में वैकल्पिक संचार। आपदा के समय में वैकल्पिक संचार का इस्तेमाल होता है। आप लोग को बताना है कि आपदा के टाइम में कौन कौन से वैकल्पिक संचार यानी कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 1 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का हम लोग यूज़ करते हैं? तो अभी जस्ट आप सारे बच्चों ने बताया, कमेंट्स में बता दो, सारे बच्चे इसका आंसर बता दो, क्योंकि अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़े हैं। सारे बच्चे कमेंट्स में बताएंगे इसका सही जवाब क्या होने वाला है। सारे बच्चे बताएंगे इसका सही जवाब क्या होने वाला है। तो सारे बच्चे लगभग कमेंट्स कर दिए हैं और बताएं फटाफट और सारे बच्चे कि इसका सही आंसर क्या होगा। आप लोगों ने अभी पढ़ा था, सारे बच्चों का जवाब सही आना चाहिए, इंफ्रारेड कैमरा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? 22-21 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। टेलीफोन है, या मोबाइल है, या वॉकी टॉकी है, या रेडियो है? आपको बताना है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। प्रश्न संख्या आपके पास 2 है और जवाब बताना है प्रश्न संख्या 2 का आंसर क्या होगा। आज के ज़माने के अनुसार अगर आप बात करोगे भैया, तो कभी भी आपको ये समझ में आ जाएगा यार, संचार का आज का सबसे लोकप्रिय साधन अगर कोई चीज़ बन चुका है तो वो बताओ क्या है। सारे बच्चे जानते हैं यार, आप उसी से अपना काम कर रहे हो, उसी से आप पढ़ाई लिखाई सारा चीज़ कर रहे हो, फ़ोन का आना जाना सारा चीज़। आज के लिए लोकप्रिय साधन जो है ना, वो मोबाइल बन चुका है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा मोबाइल। क्लियर हो गया? प्रश्न संख्या 3 की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं और 3 नंबर ये प्रश्न कह रहे हैं बाबू,
सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? मतलब कि आप एक बार सोच के देखो, सुदूर संवेदी उपग्रह यानी रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? दूरसंचार के लिए करते हैं, या मौसम विज्ञान के लिए करते हैं, या संसाधन की खोज के लिए करते हैं, या इनमें से सभी? ये ऑप्शन में से बताना है कि क्या आंसर होगा। रिमोट सेंसिंग उपग्रह, जो उपग्रह छोड़ा गया है रिमोट सेंसिंग उपग्रह का, अगर इसका इस्तेमाल करने की बात की जाए तो काहे लिए करते हैं इसका इस्तेमाल भाई? तो इसका इस्तेमाल दूरसंचार के लिए करते हो, या मौसम विज्ञान के लिए करते हो, या संसाधन की खोज के लिए करते हो, तो याद रखना इसका सही जवाब जो हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग तीनों में करते हैं, दूरसंचार में भी करते हैं, मौसम विज्ञान में भी करते हैं, संसाधन की खोज के लिए भी करते हैं, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, कोई दिक्कत, कोई डाउट? ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आज माइक देखो भाई, माइक चालू ही नहीं था और हम वीडियो बना रहे थे, अभी जस्ट याद आया कि यार माइक चालू नहीं है। तो शुरुआत में हो सकता है कि सबसे बेकार आवाज़ आया हो, है ना? तो कोई बात नहीं, आप सुनने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग के पास आ गया है 4 नंबर, संचार व्यवस्था, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? सामान्य संचार व्यवस्था जो है वो बाधित हो जाता है, रुक जाता है, काम सही से नहीं करता, तो वजह क्या हो सकता है? क्या केबल का टूट जाना, या संचार टावरों की दूरी की वजह से, या टावरों की ऊंचाई की कमी की वजह से, या इनमें से सभी? या टावर की ऊंचाई में कमी है इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, या केबल टूट जा रहा है इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है, या संचार टावर की ज़्यादा दूरी पड़ जा रही है इसकी वजह से कमी आ रही है। तो सामान्य संचार व्यवस्था में बाधित होने का जो कारण है आपको बताना है, इसका सही जवाब क्या होगा। तो सारे बच्चे लगभग समझ गए होंगे कि इसका सही जवाब जो होने वाला है वह क्या होने वाला है। तो भैया इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का जो रीजन है वो केबल टूटेगा तब प्रॉब्लम्स आएगा, संचार टावर की दूरी अगर ज़्यादा रहेगी तब भी प्रॉब्लम आएगा, और टावर की ऊंचाई में अगर कमी रहा तब भी प्रॉब्लम आएगा। यानी टावर की ऊंचाई को अगर हाइट बना दिया जाए तो संचार की प्रॉब्लम की व्यवस्था जो है सही किया जा सकता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है? भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है? 16%, 56%, 80% या 24%? कितना परसेंट भूमि जो है ना भूकंप से प्रभावित है? ये प्रश्न संख्या 5 है और जवाब आपको बताना है आप सभी बच्चों को कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 की हम बात कर रहे हैं और आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होने वाला है। कितना परसेंट है रे भाई, आप बताओ कितना परसेंट है ना? तो भारत का याद करके रख लो, भारत में भूमि का जो परसेंटेज है भूकंप के मामला में वो कितना है? कमेंट्स में बताओगे सब? बता लो बता लो बता लो, रुके हुए हैं भाई, बता लो एकदम, बिल्कुल बिल्कुल एकदम बिल्कुल पूरा रुके हुए हैं। सारे लोग फटाक फटाक कमेंट्स मारेंगे भाई, है ना? चलिए सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या 16% होगा, या 56% होगा, या 80%? भाई 80% होगा तो भारत तो गजब में पड़ जाएगा। 56 भी बहुत बड़ा मामला हो सकता है। 24 जो है ये सही आंसर हो जाएगा। भारत में जो भूकंप का प्रभावित जो एरिया है, अगर पूरे अगर भूमि के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो वो टोटल 24% है ना, इतना भूकंपीय जोन है, भूकंपीय माने भूकंप के क्षेत्र से ग्रसित है। 6 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, संसाधन की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? संचार उपग्रह, सुदूर संवेदी उपग्रह, नेविगेशन उपग्रह या ध्रुवीय उपग्रह? प्रश्न संख्या 6 है और जवाब बता देना है कि आप लोग का इस्तेमाल क्या होगा। अभी अगर आप लोगों ने जो अगर ऊपर जो क्वेश्चन को पढ़े ना, अगर क्वेश्चन को ध्यान से समझ रहेंगे ना, इस क्वेश्चन का जवाब आप सारे बच्चे दे देंगे। हम इंतजार कर रहे हैं, सारे बच्चे जवाब दे रहे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे? फटाक फटाक जवाब दीजिए भाई, जवाब देने में कोई कोतूहलक मत कीजिए, है ना? जितना अच्छा जवाब दीजिएगा उतना मजा आएगा और मेरे को लगेगा कि आप लोग पढ़ाई भी मन से कर रहे हो। और इतना अगर आपदा से अगर ऑब्जेक्टिव कर लेते हो भाई तो कोई चिंता का ज़्यादा विषय नहीं आएगा। मेरे ख्याल से आप सारे लोग आपदा का तो क्वेश्चन छोड़ के कभी एग्जाम में नहीं आओगे, अगर इतनी पे आपकी तैयारी आप कर ले रहे हो तो। अरे भाई एक काम कर दो, कम से कम यानी शेयर वेयर मार दो वीडियो को, है ना? सब्सक्राइब वगैरह तो कराओ, लाइक वगैरह तो करो, थोड़ा सा मेरा भी तो भाई फायदा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है, आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने दोस्तों के पास सेंड करते रहिएगा। बहुत मज़ेदार क्लास है और बच्चे सारे बच्चे पढ़ेंगे, है ना? तो रिजल्ट सारे लोग का बच्चा बेहद आएगा।
इस सोच के कभी मत पढ़ाई करना सब कि अरे बाप रे वो कर भेज देंगे तो वो पढ़ लेगा, वो का रिजल्ट ज़्यादा आ जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। ये सोचा नहीं जाता है कभी भी, है ना। इसको बेईमानी कहते हैं, ये काम कभी नहीं करना है। इसलिए इसका सही जवाब हम लोग अभी 6 नंबर का जवाब सुदूर सुमेरु उपग्रह होगा, जो हम लोग जस्ट अभी ऊपर हम लोग पढ़ाई किए हैं, है ना। कि संसाधन का खोज हो, चाहे संसाधन का खोज हो, चाहे उसके बाद मलबा के नीचे वाला अगर पॉइंट्स हो, चाहे अदर भी बातें अगर हो, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा सुदूर सुमेरु उपग्रह। आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखा देते हैं, है ना। अभी आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा क्या दूरसंचार के लिए या मौसम विज्ञान के लिए या संसाधनों का खोज के लिए, 3 नंबर प्रश्न आप देख रहे हो ना। सेम क्वेश्चन आपके पास 6 नंबर है और इसका जवाब हो जाएगा सुदूर सुमेरु उपग्रह। अब हम लोग 5 पार्ट को भी खत्म कर दिए, 6 लेसन में आ चुके हैं। यहाँ से भी 2-4 क्वेश्चन को हम लेंगे आपदा और सह अस्तित्व में से, और लग रहा है कि आप इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब आप लोग फटाक फटाक बता दोगे, मेरे को अंदाजा है ना। और प्रश्न ये आपके पास है, निम्नलिखित में कौन पहले प्राकृतिक आपदा है, पहले यही क्वेश्चन, ये भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। कौन प्राकृतिक आपदा है? आग लगना, बम विस्फोट होना, भूकंप होना, रासायनिक दुर्घटना। कौन है रे भैया प्राकृतिक आपदा? ऐसा आपदा जो प्रकृति के कारण होता है, जो मानव के कारण नहीं हो सकता है, वह कौन सी आपदा है? आग लगना, तो आग तो मानव लगा सकता है यार, तो मानव जनित आपदा में आएगा। बम विस्फोट, तो बम कौन फोड़ेगा? या नेचर आकर बम फोड़ेगा? मानव ही बम फोड़ेगा। बम बना रहे हैं मानव, तो फोड़ेगा कौन? मानव। बम विस्फोट, भूकंप, तो भूकंप का होना क्या है? रासायनिक दुर्घटना, तो केमिकल अटैक, चाहे कुछ भी अगर इस तरह की चीजें, तो ये सब मानव की वजह से हो रहा है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा रे भाई? भूकंप हो जाएगा, क्योंकि भूकंप एक नेचुरल डिसेस्टर है। भूकंप क्या है? नेचुरल डिसेस्टर है, याद करके रखना है। अगला प्रश्न बहुत मस्त क्वेश्चन है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवन की आकृति कैसी होनी चाहिए? एक ऐसा जगह जहां पे भूकंप बार बार आता है, ज्यादा बार आता है, वहां पे आप भवन जो बनाएंगे, जो घर बनाएंगे, वो किस प्रकार का घर बनाएंगे ये बताना है। क्या अंडाकार बनाएंगे, या त्रिभुजाकार बनाएंगे, या चौकोर बनाएंगे, या आयताकार बनाएंगे? चारों ऑप्शन में से बताइए आप घर कैसा बनाइएगा। आयताकार कि चौकोर कि त्रिभुजाकार कि अंडाकार, बताना है। प्रश्न संख्या 2 का जवाब क्या होने वाला है? देखते हैं कौन कौन लोग सही से बना पाते हैं, सही से बता पाते हैं। वरना देख लो ये सब डंडा वगैरह भी आप पास में मेरे रह रहा है। जो बच्चे अब जवाब नहीं देंगे, नंबर कम आएगा, उनका डंडा से हिसाब उसाब भी करेंगे, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकोर मत बनाओ यार, ना तो अंडाकार बनाओ, ना त्रिभुजाकार बनाओ, ना चौकोर बनाओ। बनाना है तो बनाओ आयताकार। क्या बनाना है? आयताकार बनाओ, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर हो गया? प्रश्न देख लो 4 नंबर, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ होना चाहिए? भाई ऐसा जगह जहाँ पे बार बार सुनामी आ रहा है, आपको वो घर बनाना कैसे चाहिए? कहाँ पे मकानों का निर्माण होना चाहिए? समुद्र के तट के निकट करोगे, कि समुद्र तट से दूर करोगे, कि समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर करोगे? कहाँ करने वाले हो? देखो 3 ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन तो इनमें से कोई नहीं है, नॉन ऑफ दीज है, लेकिन सोच कर आंसर बताना। पहला बात तो ये बोलोगे सर समुद्र के निकट तो नहीं करेंगे। कहाँ नहीं करेंगे भाई? समुद्र के निकट तो इसका निर्माण नहीं करेंगे, क्योंकि सुनामी तो कहाँ आता है? समुद्र के निकट आता है। कहाँ आता है? समुद्र के निकट आता है, ठीक है। तो आप तो यहाँ बनाओगे नहीं। एक बात क्या हो गया? समुद्र से दूर, ठीक है सर, समुद्र से दूर तो पक्का बनाएंगे, लेकिन अगर ये मामला देख लो समुद्र तट से दूर और ऊंचाई पर, एक तो दूर भी बनाएंगे और ऊंचाई पर भी बनाएंगे, ये मामला इससे बेहतर आंसर ये है। अच्छी बात है भाई, ऊंचा पर रहेगा तो पानी नहीं जाएगा, आज समुद्र से दूर रखना ही है। इसलिए सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकान का निर्माण जहां भी करना है, समुद्र तट से दूर और ऊंचाई पे कीजिए, ताकि पानी अगर जाए भी तो पहुंच ना पाए और आपका मकान जो है बचा रहे। क्लियर हो गया? 5 नंबर प्रश्न कह रहा है बाबू, बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है? बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है? फसल को, पशुओं को, भवनों को, उपयुक्त सभी को। बताना है भाई, बाढ़ में सबसे अधिक अगर हानि हो रहा है तो किस चीज की हो रहा है? कमेंट्स में बताओ फटाक फटाक, हम कमेंट्स का आप लोग का इंतजार कर रहे हैं, है ना। ये प्रश्न का जवाब मेरे को पता है कि सारे बच्चे दे सकते हैं, बेहद अच्छे तरीके से इसका जवाब दे सकते हैं आप लोग, है ना। तो फसल को, पशुओं को, भवनों को या सभी को सबसे ज्यादा हानि किसको होता है? अरे भाई तो याद रख लो, सबसे ज्यादा जो हानि होता है ना वो किसको होता है?
तो सभी को होगा। फसल भी बर्बाद होता है, पशु भी बर्बाद होते हैं, भवन भी बर्बाद होते हैं, है ना, और ये सब बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए 5 का सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्लियर हो गया। प्रश्न आगे है और 6 नंबर प्रश्न आपका ये कह रहा है, और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर भी है, डायरेक्ट क्वेश्चन देख लो भाई। और क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ जो है वो होता है जल के अभाव में, मिट्टी की नमी के अभाव में, मिट्टी के क्षय के अभाव में, या मिट्टी की लवणता के कारण। किसके कारण सुखाड़ होने की संभावना है भाई? ये तो सोचने की बात है कि मिट्टी का अगर सूखा पड़ना, कृषि का सूखा पड़ना अगर कभी भी होगा तो किसके कारण होगा? तो आपको यहां से बता देना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। जब भी सूखा पड़ेगी तो किस कंडीशन में सूखा पड़ सकता है? तो भाई जल के अभाव में, या मिट्टी की नमी के अभाव में, या मिट्टी की क्षय के कारण, या मिट्टी की लवणता के कारण। भाई कोई बात नहीं है, यहाँ से कोई ऑप्शन यहाँ से सही नहीं है। आपका जवाब क्या हो जाएगा भाई? जल के अभाव में सही आंसर होगा। जल अगर नहीं रहेगा तो पक्का है कि सुखाड़ पड़ेगा तो पड़ेगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन आपके इस सेट का है, महासागर तल के कंपन का परिमाण क्या है? अगर महासागर के तली में कंपन होगा तो क्या उत्पन्न होगा? ये क्वेश्चन 3-4 बार रिपीटेशन हो चुका है, तो आप लोग इसका जवाब बताओगे कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। इसका सही जवाब क्या होगा भाई? हिमस्खलन होगा, कि चक्रवात होगा, कि सुनामी आएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो सबको पता है महासागर के तलहटी में अगर कभी भी कंपन होगा तो वहां पे सुनामी पैदा होगा, और इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुनामी। और लगभग हम लोग सारे 2-4 क्वेश्चन जो भी है इंपॉर्टेंट हम लोग ने देख लिया। और इतना अगर आप याद करके रखते हो तो आप लोग, हमको नहीं लगता है कि आपदा का क्वेश्चन आपसे छूट के आएगा। आप सारे बच्चे सही से इसका आंसर बता देंगे। ठीक है, और बढ़िया से इसको याद कर लीजिए। मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में, है ना। और एनएमएस वाले बच्चे भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, और 10 वाले बच्चे भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।